If you find IELTS writing to be the most difficult module, then this video is going to be perfect for you. Hi everyone, my name is Sanjana Arora, and in this video, I'm going to discuss a very important and an extremely new question, which is going to be very important for the upcoming IELTS writing exams. And we'll be discussing vocabulary, the way of writing with the sample. So without wasting any time, let's get started. The question that we are having today is the concept of work-life balance varies significantly between cultures. Do you agree or disagree that achieving a healthy work-life balance is essential for employee productivity and well-being? तो सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आपका फर्स्ट काम क्या होना चाहिए? नंबर वन, आप देखो, आइडेंटिफाई करो कि इस पूरे क्वेश्चन का जो है आपका थीम क्या है, कि ये किस चीज के ऊपर आपका क्वेश्चन बेस्ड है। अब ये वाला क्वेश्चन हमारा किस थीम पे बेस्ड है? वर्क लाइफ बैलेंस पे, कि मतलब काम और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद सेकंड काम आपका होता है कि आप समझो उसने एग्जैक्टली आपसे पूछा क्या है। उसने यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसने एग्री या डिसएग्री पूछा है, मतलब उसने एक साइड लेने को कही है। और साइड लेने को किस चीज की कही है? इसलिए नहीं कही है कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसने आपको साइड लेने के लिए कहा है इस चीज की कि क्या आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो इस चीज से कि वर्क लाइफ बैलेंस के होने से कोई भी एक इंडिविजुअल जो है उसकी वेलबींग और प्रोडक्टिविटी, मतलब वो कितना एफिशिएंटली अपने काम पे डिवोट कर पाता है अपने आप को, वो डिपेंड करता है। तो क्या आप इस चीज के साथ एग्री करते हो या नहीं करते हो? सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू वेन एवर यू गेट योर क्वेश्चन is read it properly, read it twice, and उसको proper अपने words में ना लिख लो, अपनी language में ही translate करके लिख लो कि अच्छा इसने पहले sentence में ये कहा है, दूसरे में ये कहा है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपको exactly बात किसके बारे में करनी है, right? तो सबसे पहला काम जो मैं चाहती हूँ आप करो वो ये है कि आप इसकी एक रफ शीट प्रिपेयर करो। सिर्फ पॉइंटर्स लिखने हैं ताकि जब आप लिखने बैठो तो बार बार आप अपने पॉइंट्स को चेंज मत करो, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम क्या होता है, हमने सोचा कुछ होता है बट लिखते लिखते ना फ्लो में कुछ ही लिखा जाता है, जिसके कारण हमारा टास्क रिस्पॉन्स जो है उसके हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पैराग्राफ। जब भी हम हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, सबसे पहली चीज जो हम मेंशन करेंगे वो है हमारी एक जनरल लाइन। अब जनरल लाइन क्या होती है? जनरल लाइन इज लाइक अ फैक्ट, एक बेसिक फैक्ट या एक बेसिक ओपनिंग लाइन, जैसे हम देते थे ना स्पीच के टाइम पे स्कूल्स में, या और बच्चों की आप सुनते होगे स्पीच, उस तरह की आप एक थीम के अराउंड एक जनरल लाइन बनाओगे। अब यहाँ पे जब भी आप जनरल लाइन शुरू करोगे, आप हमेशा कोई एक कनेक्टर से स्टार्ट करोगे, एब्रप्टली नहीं स्टार्ट करना। यू कैन यूज इंड्यूबिटेबली, यू कैन यूज इररेफ्यूटेबली। यहाँ पे आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट, आई एम राइटिंग सिंस टाइम इमेमोरियल। ओके, ये देख रहे हो कितना ड्रामेटिक सा इफेक्ट आ रहा है। दिस इज हाउ यू राइट एन इफेक्टिव एसे। तो यहाँ पे मैंने कैसे स्टार्ट किया है? सिंस टाइम इमेमोरियल। आप अपने सारे एसेस को इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो, बट उसके बाद जो आप थीम पिक कर रहे हो, थीम करेक्टली उसको पिक कर लेना। सिंस टाइम इमेमोरियल humans have strived for excellence in their fields to achieve success। तो मैं फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोल रही हूँ कि हमेशा से जो ह्यूमंस हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने फील्ड में एक्सेलेंस लेके आए, सबसे अच्छा परफॉर्म करें ताकि उनको सक्सेस मिले। अब मैंने फर्स्ट लाइन में ही अच्छी वोकैबुलरी यूज कर ली, मैंने इमेमोरियल वर्ड यूज कर लिया, मैंने स्ट्राइव्ड वर्ड यूज कर लिया, एक्सीलेंस भी यूज कर लिया। तो इस तरह से देखो, अपनी इंट्रोडक्शन को बहुत इंप्रेसिव बनाना है, बट ऐसा भी नहीं है कि जबरदस्ती वोकैबुलरी डालनी है। प्रैक्टिस के साथ अपने आप सही वोकैबुलरी आनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद मैं एक कॉन्ट्रडिक्शन प्रेजेंट कर रही हूँ। एवरी टाइम ट्राई कि जब आपने अपनी जनरल लाइन दे दी ना, उसके बाद एक कॉन्ट्रडिक्शन दो। इससे क्या होगा, बहुत इफेक्टिव सी आपकी इंट्रोडक्शन निकल के आएगी। लेट्स रीड इट। उसके बाद मैं ये बोल रही हूँ कि हाउ एवर दिस ऑफन कम्स एट द कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइसिंग पर्सनल टाइम, स्पेशली इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। मतलब मैं यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन दे रही हूँ मेरी ही जो जनरल लाइन थी उसके साथ, कि चाहे मैं ये कह रही हूँ कि हमेशा से लोग ऐसा करते आ रहे हैं, पर इसके कारण हो क्या रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग अपना जो पर्सनल टाइम है उस पे सैक्रिफाइस कर देते हैं, स्पेशली इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। तो जब भी आप किसी चीज को स्पेसिफाई करना चाहते हो तो उसको आप मेंशन कर दो, स्पेशली इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज, एंड मेक श्योर दैट यू राइट स्पेशली, नॉट स्पेशली।
इट हैज बिकम इंक्रीजिंगली प्रोनाउंस। और मैं कह रही हूँ कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं वहां पे तो ये बहुत ज्यादा, ये जो चीज देखने को मिल रही है कि लोगों ने अपना पर्सनल टाइम छोड़ ही दिया है, वो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। उसके बाद आई एम टेलिंग व्हाट आई थिंक, दैट मीन्स नाउ आई एम गिविंग माय थीसिस स्टेटमेंट। ऊपर अगर आप देखोगे ना तो मैंने पैराफ्रेजिंग कर दिया, आप चाहो तो वर्ड टू वर्ड पैराफ्रेजिंग करो, और अगर आप इसको और एडवांस वर्जन में लेके जाना चाहते हो जैसे मैंने इस ऐसे में किया है, तो आप इसको ओवरऑल सेंस की टर्म्स में पैराफ्रेजिंग करो। पैराफ्रेजिंग मतलब है कि जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था वो सब कुछ आपने क्वेश्चन का जो था वो आपने अपने पैराग्राफ के अंदर कवर कर दिया, राइट। अब हमने देनी है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट में हमने ये बताना होता है कि हम आगे बात किस बारे में करने वाले हैं, राइट। नाउ सी, I firmly believe that establishing a clear boundary between work and personal life is essential for both happiness and productivity. मैंने नहीं कहा कि मैं एग्री करती हूँ या डिसएग्री करती हूँ, वर्ड्स नहीं मैंने यूज किए, बट मैंने उसको बता दिया कि मैं एग्री करती हूँ। कैसे? आई फर्मली बिलीव मतलब आई स्ट्रांगली बिलीव दैट एस्टैब्लिशिंग अ क्लियर बाउंड्री, की एक क्लियर बाउंड्री होनी चाहिए काम और पर्सनल लाइफ के बीच में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपकी हैप्पीनेस के लिए भी, और आप अच्छे से अपना काम कर पाओ, मतलब प्रोडक्टिविटी दिखा पाओ उसके लिए भी। सो नाउ यू सी किस तरह से एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन निकल के आई है। इस तरह की अगर आप इंट्रोडक्शन लिखोगे ना तो ट्रस्ट मी 7 बैंड्स आराम से आएंगे और 7 से ऊपर ही स्कोर आने वाला। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट पैराग्राफ। अब देखो हर पैराग्राफ में ना आपने अपना पॉइंट क्लियरली एक्सप्लेन करना है। अब ऐसे नहीं करना है कि 4 पॉइंट्स एक पैराग्राफ में डाल दिए, ये आपकी फैक्चुअल नॉलेज का पेपर ही नहीं है, पेपर है आपकी लैंग्वेज का। तो कितने क्लियरली आप अपनी बात को समझा पा रहे हो उस बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो आपने चाहे एक पैराग्राफ के अंदर एक ही पॉइंट उठाओ, पर उस पॉइंट को बिल्कुल प्रॉपरली एक्सप्लेन करो। सो नाउ लेट्स सी किस तरह से हमने इस ऐसे में किया है। टू बिगिन विद, डेडिकेशन टू वर्क इज क्रूशियल, but it should not unconsciously become the sole purpose of one's existence। देख लो पढ़ते हुए कितना ड्रामेटिक और कितना मतलब ऐसे टाइप, प्रॉपर ऐसे टाइप साउंड कर रहा है। इसी तरह का आपने भी लिखना है। तो मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले तो देखो कनेक्टर यूज करोगे, टू बिगिन विद, टू कमेंस, कुछ भी करके या फर्स्टली आप एक कनेक्टर दोगे, उसके बाद आप अपना दोगे एक पॉइंट। और ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि एक पॉइंट का मतलब है आपकी स्टेटमेंट कि आप कहना क्या चाहते हो, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन और उसके बाद उसका एग्जाम्पल। जब तक आपने ये तीनों चीजें नहीं कवर करी हैं, आपने अपने पॉइंट को पूरा इलैबोरेट करके एक्सप्लेन नहीं किया है। तो हर टैंजेंट जो है पॉइंट का उसको प्लीज अपने पैराग्राफ्स में इंक्लूड करो। नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाने के पीछे मत जाओ, सिर्फ चाहे एक पॉइंट उठाओ बट उसको ढंग से एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो हमने क्या बोला है फर्स्ट पॉइंट में कि वर्क की तरफ आपकी डेडिकेशन होना इज क्रूशियल, दैट मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट। क्रूशियल इज अ सिनोनिम फॉर इंपॉर्टेंट, बट इट शुड नॉट अनकॉन्शियसली बिकम द सोल पर्पस ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। पर बिना जाने, मतलब अनकॉन्शियसली क्या होता है कि हमें पता नहीं है फिर भी कोई चीज हो रही है, पर अनकॉन्शियसली ऐसा ही ना हो कि जो काम की तरफ डेडिकेशन है वही हमारा जीने का एक कारण बन जाए। क्योंकि देखो आजकल लाइफ में हो भी ये रहा है ना कि हर बंदा जो है अपने काम में इतना बिजी हो चुका है कि उसको लगता है वो जी ही काम करने के लिए रहा है। लेकिन एक्चुअली होना क्या चाहिए कि हम काम कर रहे हो जीने के लिए, लेकिन लोगों ने क्या शुरू कर दिया है, लोगों ने जीना ही काम के लिए शुरू कर दिया। तो उसके बाद हम दे रहे हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देने के लिए मैंने क्या कहा है, फॉर इंस्टेंस। For instance, individuals are often so engrossed. Engrossed क्या होता है? They are very occupied. मतलब इतना ज्यादा किसी चीज में इन्वॉल्व हो चुके हैं कि उनको और कुछ दिख ही नहीं रहा है। For instance, individuals are often so engrossed in their professions that even outside the workplace, their conversation revolves around their field. तो अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि कई बार हमने ऑब्जर्व किया है कि लोग अपने काम में इतना ज्यादा मगन हो चुके होते हैं, इतना ज्यादा डूब चुके होते हैं कि अगर वो काम के बाहर भी कुछ कर रहे होते हैं तो भी वो बात कुछ ना कुछ अपने काम के टॉपिक से रिलेटेड ही कर रहे होते हैं। अब इसके बाद मैं इसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर रही हूँ विद एन एग्जाम्पल कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। अ डॉक्टर फॉर एग्जाम्पल, अब आप कहोगे कि फॉर एग्जाम्पल पहले लिखना था, अब दोनों चीजें कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर या फिर अ डॉक्टर फॉर एग्जाम्पल, बट पंचुएशन मार्क्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अ डॉक्टर फॉर एग्जाम्पल might discuss unique patient cases during a casual dinner, indicating an inability to disconnect from work। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, अगर
वो किसी डिनर पे मिल रहे हैं जो कि एक कैजुअल डिनर है, वहां पे भी वो डॉक्टर्स आपस में किस बारे में बात करेंगे, वो कोई ना कोई अपने पेशेंट का कुछ इंसिडेंट या उसकी कोई पास्ट हिस्ट्री उसके बारे में बात करना शुरू कर देंगे, जिससे हमें क्या पता चलता है कि वो अपने आप को अपने काम से डिस्कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद मैंने बताया इसके कारण होता क्या है। दिस बिहेवियर कैन लीड टू स्ट्रेस एंड बर्नआउट ओवर टाइम। तो मैं क्या कह रही हूँ, ये जो टेंडेंसी है कि लोग अपने काम में इतने इन्वॉल्व हैं कि वो वहां से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, उसके कारण उनके ब्रेन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है और बर्नआउट होता है। बर्नआउट मतलब कि वो थक चुके होते हैं, एग्जॉस्टेड हो चुके होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा फर्स्ट पॉइंट को कितना इलेबोरेटिव तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, इसी तरह से आपने भी इलेबोरेटिव तरीके से ही एक्सप्लेन करना है। एंड प्लीज 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 नोट दिस कि एक पॉइंट जो भी पिक करो उसको ढंग से एक्सप्लेन करो। आपने देखा मैंने स्टेटमेंट दी, एक्सप्लेनेशन दी, एग्जाम्पल दिया और उसके बाद बताया इसके कारण हो क्या रहा है। इससे क्या हुआ, मेरा एक जो पॉइंट है वो पूरा का पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया और इससे मुझे मार्क्स जो हैं वो ज्यादा मिलेंगे, राइट। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो मतलब हमें फिर से एक कनेक्टर चाहिए। यहाँ पे मैं क्या कनेक्टर यूज कर रही हूँ, मोरोवर। देखो इतना मत सोचो कि एक दिन हम एक ऐसे में मोरोवर यूज करेंगे, दूसरे दिन दूसरा यूज करेंगे। एंड ऑफ द टाइम तो वो गिने चुने कनेक्टर्स ही यूज करके आने ना, तो अपनी लिस्ट ऑफ कनेक्टर्स डिसाइड कर लो और हर रोज उसको यूज करो ताकि प्रैक्टिस हो जाए उसे एक्यूरेटली यूज करने की, राइट। लेट्स मूव अहेड। मोरओवर द एब्सेंस ऑफ एजुकेट टाइम फॉर सेल्फ डेवलपमेंट नेगेटिवली इम्पैक्ट्स वर्क क्वालिटी। फिर मैंने अपना क्या पॉइंट दिया है कि अगर बंदे के पास अपने लिए अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर टाइम ना हो तो वो उसकी वर्क क्वालिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा क्यों, उसी तरह से जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसके दिमाग में भी यही क्वेश्चन आ रहा होगा, तो इसलिए उसके बाद आपको खुद ही उस चीज का आंसर भी देना है। एज इट क्रिएट्स अनड्यू प्रेशर। क्यों ये नेगेटिवली करता है, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, अनड्यू प्रेशर क्रिएट हो जाता है विच हैज लेड मेनी एम्प्लॉयज टू रिजेंट देयर वर्क। जिसके कारण क्या हुआ है, बहुत से जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने काम को रिजेंट करते हैं, मतलब अपने काम से उनको हेट है, वो उससे बस उसको बस कर रहे हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। एंड व्हाई आर दे स्टिल डूइंग इट। अब मैं इसके बाद उस चीज का भी आंसर दे रही हूँ, कॉन्टिन्यूइंग ओनली फॉर फाइनेंशियल रीजंस। मतलब मैं कह रही हूँ कि इन पे इतना प्रेशर आ चुका है कि इनको अब अपना काम पसंद ही नहीं है, पर फिर भी अपना काम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उससे इनको पैसे मिल रहे हैं, राइट। और आप मानोगे ये चीज हो भी रही है लोगों के साथ। अब इसके बाद मैं उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ प्रेजेंट डे सिचुएशन के साथ। दिस फिनोमेना इज पर्टिकुलरली एविडेंट। अब आप देख रहे हो पर्टिकुलरली एविडेंट, वंस अगेन मैंने बहुत अच्छे से फ्रेजिंग करी अपनी वोकैबुलरी की। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप भी यूज कर सकते हो अपने एसेज में प्रैक्टिस के साथ। दिस फिनोमेना इज पर्टिकुलरली एविडेंट इन द टीचिंग प्रोफेशन। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं किसका, टीचिंग प्रोफेशन का। मैं कह रही हूँ कि ये फिनोमिना जो है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है सबसे ज्यादा, टीचिंग प्रोफेशन में। अब कैसे, वो मैं आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। वेयर टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रेड पेपर्स इवन ड्यूरिंग देयर हॉलीडेज। तो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ कि टीचिंग प्रोफेशन में ये चीज क्यों एग्जिस्ट करती है, क्योंकि टीचर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इवन देन अपनी हॉलीडेज में भी क्या करेंगे, पेपर्स की चेकिंग करेंगे। और जो टीचर्स है उन्हें पता होगा कि छुट्टियां हो तो भी पेपर्स जो होते हैं वो चेक करने पड़ते हैं, और उसके कारण क्या होता है, माइंड पे बर्डन रहती है, कभी भी अपनी छुट्टियां एंजॉय नहीं कर पाते हैं, तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन तो भरेगी। फ्रस्ट्रेशन भरेगी तो आपको अपने काम से प्यार कैसे होगा। यही चीज है जो हमने इस पॉइंट में समझाई। उसके बाद मैं आगे अपने आप को प्रोसीड कर रही हूँ। इन कॉन्ट्रास्ट यूरोप सर्व्स एज एन एग्जेम्पलरी मॉडल। अब आप देख रहे होगे कि यूरोप को मैंने ब्रैकेट्स में डाला है, तो जब आप किसी को कोट कर रहे हो, एग्जाम्पल दे रहे हो, तो आप उसको इस तरह से ब्रैकेट्स में भी डाल सकते हो। आप देखते होगे रीडिंग के पैसेजेस में भी ऐसे होता है, तो आप भी ये चीज कर सकते हो। इन कॉन्ट्रास्ट यूरोप सर्व्स एज एन एग्जाम्पलरी मॉडल वेयर हॉलीडेज आर फुली इंजॉयड फॉस्टरिंग अ लव फॉर वर्क एंड हायर प्रोडक्टिविटी। मैं कह रही हूँ जबकि यूरोप में क्या होता है, यूरोप एक एग्जाम्पलरी मॉडल है जहां पे हर बंदा अपनी हॉलीडेज को पूरा अच्छे से एंजॉय करता है, जिसके कारण उनका काम करने का दिल भी करता है और उनकी प्रोडक्टिविटी भी जो है वो बढ़ के आती है। देन आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पैरा। देखो अब नंबर ऑफ पैराग्राफ्स कितने रखने हैं, आप चाहो तो अपना इंट्रोडक्शन, दो बीपी और कंक्लूजन में भी कर सकते हो। और अगर क्वेश्चन की डिमांड हो, जैसे इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा था
कि मुझे उसके बाद एक और पैराग्राफ क्रिएट करना है, तो आप वो भी कर सकते हो. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. नाउ सी, अब इसके बाद मैं क्या बता रही हूँ, अब इसके बाद मैं रीजंस वगैरह नहीं बता रही हूँ, अब मैं बता रही हूँ कि हमें क्यों चाहिए ये जो हमारा वर्क लाइफ बैलेंस है. फर्दरमोर, प्रोवाइडिंग एम्पल लेजर टाइम अलाउज इंडिविजुअल्स टू रेजुविनेट. मैं कह रही हूँ कि उसके बाद अगर आप लोगों को सफिशिएंट टाइम दे रहे हो अपने आप को खुश करने के लिए, अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए, तो उससे वो रेजुविनेट हो जाते हैं, मतलब वो रिफ्रेश हो जाते हैं, विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हाई प्रोडक्टिविटी लेवल्स. जो कि जरूरी है हाई प्रोडक्टिविटी लेवल्स मेंटेन करने के लिए. और मैं फिर से एग्जांपल दे रही हूँ. कंट्रीज लाइक स्वीडन एंड डेनमार्क, known for their emphasis on work life balance, consistently report higher levels of employee satisfaction एंड प्रोडक्टिविटी. तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया कि ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, और यहाँ पे हमेशा ऑब्जर्व किया गया है कि इनकी इंप्लॉय सेटिस्फैक्शन जो है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड काफी ज्यादा हाई है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस को फोकस किया जा रहा है. एंड नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट पैराग्राफ, दैट इज आवर कंक्लूजन. नाउ योर कंक्लूजन हैज टू बी वेरी इफेक्टिव, बिकॉज ये लास्ट चीज है जो एग्जामिनर पढ़ने वाला है, जिसके बाद उसने मार्क्स देने हैं. तो इसको आराम से सोच के लिखना, ठीक है. स्टार्ट करने के लिए कंक्लूजन को आप यहाँ लिख सकते हो, इन कंक्लूजन, टू कंक्लूड, टू रिइटरेट. जो भी आपका मन करे आप तीनों में से यूज कर लो और बाद में लगा दो एक कॉमा. कंक्लूजन में आपने क्या करना है, आपने पूरा जो आपने अब तक बात करी उसकी एक समरी देनी है, ठीक है. अब देखो कैसे. टू रिइटरेट, ऑफरिंग एवरी वर्किंग इंडिविजुअल एजुकेट लेजर टाइम इज इम्पेरेटिव फॉर रिजुविनेशन एंड टास्क कंट्रीब्यूशन. तो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले बता दिया, जो हमने पैराग्राफ्स में एक एक पैराग्राफ में जिस जिस रीजन की बात करी थी ना कि उन्हें क्यों क्यों देना है, अब यहाँ पे बस मैंने उसको लिस्टिंग देनी शुरू कर दी कि ये इसलिए जरूरी है, इसलिए जरूरी है, इसलिए जरूरी है. द एब्सेंस ऑफ विच, इसकी भी बात मैंने पहले करी थी कि अगर नहीं देंगे तो क्या होगा. द एब्सेंस ऑफ विच लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड डिमिनिश्ड प्रोडक्टिविटी. Therefore, achieving a healthy work-life balance is crucial for employee well-being and overall productivity. So you see कि किस तरह से हमने ये पूरा जो ऐसे लिखा वो एक फ्लो में चला, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ टूटा है. ऐसा लग रहा था कि एक चीज दूसरी से कनेक्टेड है और उसके बाद वो एक स्टोरी फॉर्म में आगे तक आपकी जाती रही. और जब हम कंक्लूजन में आए तो हमने अब तक जितने भी पॉइंट्स की बात करी थी हमने उन सबको समराइज कर दिया. यही वो चीज है जो आपको रिक्वायर्ड है 7 bands और 7 से ज्यादा स्कोर करने के लिए. So I hope you found this sample essay and explanation useful, and if you did, don't forget to like this video and to subscribe to my channel. And if you want to enroll in classes with me, you can either email me or you can send me a message on Instagram channel, and I'll see you in the next video. Bye bye.